नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए भविष्यवाणियां क्या की हैं राजीव जी ने, मैं आपको लेके चलूंगा। हर बार की तरह कह दूं, आपका ज्योतिष में रुचि हो तो प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं करता हूं। आज के प्रोग्राम में राजीव जी ने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। आपको उनके पास लेके चलूं, लेकिन उससे पहले अधिकार पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड में ये ब्लॉगिंग का मेरा चैनल है जस संजय। राजीव जी के पास जाने से पहले यूट्यूब में जाइए, वहां जस संजय डालिए, सब्सक्राइब करिए और फिर चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। आपकी चुनाव के संबंध में बंगाल की भविष्यवाणी तो गलत हुई थी, लेकिन साथ साथ आपने ये कहा था कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। तो उसकी 2 राज्यों में, केरल में पूरी बहुमत के साथ और बाकी जगह तमिलनाडु में सहयोगी के रूप में वो सरकार में शामिल हुई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो ग्रह बदले हैं, पिछले दिनों आपने बताया था कि ग्रह बदले हैं, उसमें कांग्रेस का और खास तौर से राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बड़ा हमला कर रही है बीजेपी की। विदेश आते हैं और टिकट कौन लेता है, खर्चा कहाँ से आता है। तो जो आने वाले ग्रह सितारे हैं, ये कांग्रेस के और राहुल गांधी की क्या कहते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। मैंने 2 दिन पहले कहा था थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, जिससे आप बता पाएं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है और राहुल गांधी का भविष्य क्या है। हमारे कई सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी का फ्यूचर अब क्या है, क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद थोड़ा विपक्ष कमजोर तो हुआ है, लेकिन वो उसके बाद क्या मजबूत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मोदी जी को टक्कर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो जरा मुझे कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, दर्शकों को आपको पता होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में राहुल गांधी की हॉरोस्कोप हमेशा डिस्कस की है। ये है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप। 19 जून 1970 का बर्थ है और तुला लगन की कुंडली है। तो संजय जी, सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि जो अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, ये राहुल गांधी का स्टेप था। क्योंकि जैसे तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट बनी है, एक तरह से गौन केस था, क्योंकि हंग पार्लियामेंट, हलंग असेंबली का रिजल्ट आया और उसमें जो जिस चीज के लिए बीजेपी जाने जाती थी, दर्शकों, हम ये कहते हैं कि हमारे जो अच्छे ग्रह होते हैं संजय जी, वो हमारी चेतना पर काम करते हैं, कॉन्शियसनेस। आपको याद होगा, हमेशा से कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगता था। पहले दिग्विजय सिंह और दूसरे पुराने नेता जाया करते थे, 2-3 दिन लगा देते थे, उस बीच में बीजेपी अपना खेला कर लेती थी और बना लेती। तो बड़ा आपके मीडिया में मैं बड़ा ताज्जुब हो रहा था। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर पाए। तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई राहुल गांधी ने इससे पहले की कोई और बात बिगड़ती, उन्होंने झट से जो है टीवी के को समर्थन दे करके एक सरकार बनाने का प्रयास किया और कई सालों के बाद में, राधा कई दशक के बाद में, कांग्रेस इस सरकार में शामिल होने जा रही है। क्योंकि डीएमके ने के साथ सरकार तो बनाई उन्होंने, लेकिन डीएमके ने कभी मंत्री पद नहीं दिया, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा था। और दर्शकों को पता है कि जब तक आपको मंत्री पद वगैरह ना हो, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं कर पाते हो। एक थोड़ा सा आपका जो वर्कर है वो डिमोरलाइज भी होता है। तो दर्शकों, आपको बता देता हूं, चाहे जितना मर्जी बीजेपी अटैक करे, राहुल गांधी की जो हॉरोस्कोप मैंने आपको दिखाई, उनके बृहस्पति उनके लगन में गोचर कर रहे हैं, वो सॉरी क्या नाम है, जन्म के बैठे हैं। और जो ट्रांजिटिंग जो बृहस्पति हैं, वो उनके 9वें घर में बैठे हैं, जन्म के बृहस्पति को देख रहे हैं। हमने हमेशा इस बात को आप लोगों के बताया कि जब भी जीवन में संजय जी, आप हो, मैं हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर मूलभूत परिवर्तन आएगा, 2 ग्रहों को याद रखिएगा। जब आपकी जन्म की कुंडली में आपका जन्म का शनि और जन्म का बृहस्पति इन्हीं ग्रहों द्वारा एक्टिवेट होता है या लग्नेश के द्वारा, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो दर्शकों, 2 जून को, 2 जून को, आने वाली 2 जून को ये बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और राहुल गांधी के 10वें भाव में, मतलब कर्म स्थान में पहुंचेंगे। 10वां घर होता है सत्ता का, अथॉरिटी का। तो राहुल गांधी ने जो आज खेल तमिलनाडु में किया, इसके फ्रूट्स उनको मिलना शुरू हो जाएंगे और ये राहुल गांधी के लिए एक्सीलेंट ईयर साबित होगा। ये पूरा का पूरा वर्ष राहुल गांधी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होगा और राहुल गांधी की इसी और उनका पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में नाम होगा। क्योंकि जब बृहस्पति जो उनके 10th हाउस में जा रहे हैं, दर्शकों, बृहस्पति की 3 दृष्टि हैं। थर्ड बृहस्पति की 5वीं, 5th हाउस, 7th हाउस को सभी ग्रह देखते हैं और 9th भी।
तो ये जन्म का शनि जो इनका अभी छठवें भाव से गोचर कर रहा है, मीन राशि में शनि है, इनकी राहु में शनि की महादशा चल रही है और मंगल का प्रत्यंतर शुरू होगा, अप्रैल से हो चुका। मंगल भी इनका 7th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में प्लेस है। तो संजय जी, राहुल गांधी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम आ रहा है। दर्शकों मेरी बात नोट करेगा, नरेंद्र मोदी की नाक में अगर दम कोई व्यक्ति इस देश में, और नरेंद्र मोदी को यहां नहीं पूरे विदेश तक, फॉरेन तक जो है अगर कोई व्यक्ति कोई परेशान करेगा तो राहुल गांधी। और राहुल गांधी अपनी पार्टी, अपनी संस्था के लिए वो हालात पैदा कर देंगे कि कांग्रेस के आने वाले कई राज्यों में सफलताओं के आसार दिखाई दे रहे हैं। वो अभी मैं कांग्रेस की कुंडली भी बताता हूं। और ये बात आपने सच कही थी कि देखिए, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के पास आसाम था, उन्होंने बंगाल कैसे जीता अब हम उस विषय पे नहीं जाते, वो दर्शकों की विवेचना पर छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक एडिशनल स्टेट जीता है, केरल, जो पहले नहीं था। और जो बात आपने कही थी वो उसको टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी के एंगल से बताऊंगा कि दक्षिण भारत में मैंने क्यों कहा था जब 5 राज्यों के चुनाव के प्रेडिक्शन करने से पहले कि मैंने कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें अच्छा रहने वाला है। और कांग्रेस जो है दक्षिण भारत में हमेशा से अच्छा करती आई। क्यों करती आई है? तो पहला, राहुल गांधी का 10वें भाव में आ जाना बृहस्पति का। संजय जी, दक्षिण भारत के 5 राज्य मेन, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार हो गई और आपके केरल में कांग्रेस की सरकार हो, एक बचा राज्य आपका आंध्र प्रदेश। तो राहुल गांधी का ये बृहस्पति, दर्शकों सुन लीजिए, आंध्रा में भी चंद्रबाबू नायडू की जड़ें कमजोर करने में काम करेगा और कांग्रेस का बेस बढ़ाने में काम करेगा। अगला टारगेट राहुल गांधी, क्योंकि आपको बताएं, फिर दर्शकों को डायरेक्शन आपकी कुंडली में बता देता हूं। संजय जी, जो पहला घर होता है ना, लगन जिसको कहते हैं, यह से पूरब देखा जाता है, चौथे घर से आपका उत्तर देखा जाता है, 7वें घर से पश्चिम दिशा और 10वें घर से दक्षिण दिशा। तो राहुल गांधी के दक्षिण दिशा में ही आ रहा है ये। तो दक्षिण में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में, वैसे भी सुपड़ा साफ हो चुका है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। 404 सीटें जो असेंबली की थी उनमें बीजेपी को मात्र 8 मिली हैं, 8। तो बीजेपी को लेस देन 2% वोट मिले। अगर 404 का आप परसेंटेज निकालें तो लेस देन 2%। तो उसको बीजेपी का आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए जड़ें खोदने का और सरकार को गिराने का जो भी प्रयास होगा वो राहुल गांधी उसमें बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जन्म का शनि भी इसमें प्रभावित हो रहा है। तो ये रही राहुल गांधी की बात। अब एक मैं बात और आपको कांग्रेस की कहता हूं, जो आपने कहा था कि कांग्रेस की, तो पहली बात तो दर्शकों को मैं बताऊं, मैंने पहले ही कहा था, ये कांग्रेस का वर्चुअल बताया था और मैंने ये कहा था आपके प्रोग्राम में कि कांग्रेस का मुंथा जो है, मुंथा बेसिकली वर्चुअल को और जन्म की कुंडली को लिंक करती है, एक मैथमेटिकल बिंदु होता है, पॉइंट होता है। तो 9th हाउस की मुंथा जो है भाग्यशाली मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस के लिए इन 6 महीनों में जनवरी 2 जनवरी का कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी 1978 में। तो संजय जी, इस कुंडली के अनुसार भी कांग्रेस के लिए एक भाग्यशाली समय था, एक राज्य तो एडिशन उनके पास आया है। देखिए, और आपको पता है, दर्शकों की जानकारी के लिए शेयर करता हूं, भारत की इकोनॉमी का 1/3 भाग से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन है दक्षिण भारत का। मतलब दक्षिण भारत के राज्य जो है उद्योग और इकोनॉमी के एंगल से उत्तर भारत से ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दक्षिण भारत का आ जाने का मतलब कांग्रेस का खजाना बढ़ना, कांग्रेस की ट्रेजरी बढ़ना होगा। आपको पता है चुनाव आज के टाइम में महंगे होगा, तो कांग्रेस को जरूरत है। तो ये रही कांग्रेस की हॉरोस्कोप जो आप लोगों को मैंने दिखाई थी अभी वर्षफल, ये जन्म की कुंडली। तो दर्शकों, कांग्रेस की हॉरोस्कोप में सूर्य जो है और शुक्र 10वें भाव में है और लग्नेश बृहस्पति हैं जो 10म भाव को देख रहे हैं। तो 10वां घर जब मजबूत होता है तो दक्षिण दिशा 10वें, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो कांग्रेस जो है असली किला, अब ये भारत जो है 2 भाग में विभाजित हो गया। हिंदी पट्टी में आपका बीजेपी अपना कंट्रोल करके बैठी हुई है और दक्षिण जो है कांग्रेस ने संभाल लिया है। लगभग मेरे जहां तक मुझे अगर याद है तो 129 लोकसभा की सीटें 129 है। तो संजय जी, कांग्रेस के लिए भी भाग्यशाली 2 जून से समय शुरू हो रहा है। कांग्रेस की इसी मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति 5वें घर में जाएंगे, राजयोग दिख रहा है कि आने वाले राज्यों में कांग्रेस को, और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कई राज्यों में कांग्रेस का काडर मजबूत होगा और कांग्रेस की फिर से ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी का जो डेडली कॉम्बिनेशन है,
ये बहुत फायदा पहुंचाने वाला है आने वाले टाइम में। अब मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं संजय जी, कि जल्दी से मैं एक और चीज, मेरे पास क्वेरी आई थी तो मैं उस क्वेरी को पहले ले लेता हूं कि दक्षिण भारत में जो नई पार्टी आई है टीवीके, और टीवीके पार्टी जो है अचानक ऐसे किसी ने मुझे कहा था कि आप उस पर जरूर रिसर्च कीजिए, तो थोड़ा सा मैंने उस पर टीवीके पार्टी पर रिसर्च की है। ये टीवीके पार्टी की एक जरा सा बस आप ब्रीफ दूंगा और डिटेल अगले प्रोग्राम में कहूंगा। ये टीवीके पार्टी जो उसकी एक्टर विजय की है, जो सुपरस्टार वहां के हैं विजय जोसेफ, 2 फरवरी 2024 को ये दोपहर का 1:09 का टाइम है इनका फॉर्मेशन का। टॉरस लगन की कुंडली है, जो भारत की कुंडली भी टॉरस लगन की, मेरी भी टॉरस लगन की कुंडली, वृषभ कहते हैं हिंदी में, और इसका लग्नेश जो है 8वें घर में है और मंगल के साथ में है। लेकिन शनि इसमें देखिए प्रजातंत्र का जो सिग्निफिकेटर है, और संजय जी आने वाले आपके प्रोग्राम में चूंकि हमारा एक दिन पहले शनिदेव का जन्मदिन था, तो मैं थोड़ा शनिदेव के बारे में भी दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी में अगर मजबूती कोई किसी पार्टी की देखनी है, और मजबूती का मतलब है जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी और जो सबसे समाज का लास्ट जो है पायदान का आदमी है, वो तब जुड़ता है जब आपकी कुंडली में शनि मजबूत होता है। तो बीजेपी की कुंडली को मैं जब देखता हूं कि शनि बहुत पीड़ित है, बीजेपी की कुंडली आप लोगों के पास है, तो शनि देखिए बीजेपी कैसे सत्ता में जीतती है वो अब उसका कोई चर्चा का विषय रह नहीं गया, कि वो सारे लोग आप लोग यूट्यूब में प्रोग्राम करते हैं। लेकिन 2 पार्टियां मैंने पॉलिटिकल पार्टियां देखी जिनके शनि बहुत मजबूत दिखे। एक तो आम आदमी पार्टी, इसलिए देखिए उनका आम आदमी पार्टी की जो मकर लगन की कुंडली है, शनि उनका उच्च का है। दर्शकों आप लोगों के पास कुंडली भी है, और देखिए संजय जी वो पार्टी आते से सत्ता में आ गई थी। इसी तरह से देखिए टीवीके पार्टी को देखिए, टीवीके पार्टी को अचानक से डेमोक्रेसी में सफलता क्यों मिली? क्योंकि शनि उनका कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है शनि की, और 10वें घर में शनि जो है उनका अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। और हालांकि उनका जुपिटर जो है 8th लॉर्ड होकर के 12वें घर में विपरीत आयोजक बना रहा है। सूर्य की पोजीशन और बुध की पोजीशन भी बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि 5वें घर का इसमें भी 2 त्रिकोण का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये पार्टी जो है जनता के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रही है टीवीके पार्टी, और खासतौर से पब्लिक ओरिएंटेड गरीब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ये क्या नाम है टीवीके पार्टी काम करेगी। साथ साथ थोड़ी सी एक्टर विजय की हॉरोस्कोप भी बता देता हूं कि एक्टर विजय जो है इस समय जो है पहली बार उन्होंने राजनीति में अपना एंट्री की और इलेक्शन जीत के सीधे सीएम पहुंचे, मतलब यहाँ एमएलए बने, एमएलए के बाद सीएम, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही भाग्य रहा है उनका। तो देखिए एक्टर विजय की जो मेरे पास हॉरोस्कोप साउथ के किसी ज्योतिषी ने दी है, ये है 22 जून 1974, कर्क लगन की कुंडली है, और उनकी कुंडली में भी दर्शकों देख लीजिएगा लग्नेश लगन में, और मंगल 5वें घर का लॉर्ड होकर के उनके लगन में बैठा है। हालांकि नीच का है लेकिन राजयोग बना रहा है। लेकिन इनकी कुंडली में थोड़ा सा मुझे कुछ कमियां दिख रही हैं, वो जो जैसे थोड़ा ईगोइस्ट होना चाहिए ये, अदरवाइज ये बहुत एग्रेसिव जिस तरह का इनका एक्टिंग का कैरियर है, इसी तरह से ये पॉलिटिक्स में बहुत जल्दीबाजी करेंगे कई सारी चीजों को चेंज करने के लिए, जो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे संजय जी एक कंट्रोवर्सी हो गई, आपको याद होगा दर्शकों को, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को ओएसडी अपॉइंट किया, लेकिन वो 24 घंटे में उसको हटाना पड़ गया। तो ये दर्शकों ये क्यों एक्टर विजय ने काम किया? क्योंकि एक्टर विजय जो है बेसिकली मून और मार्स का कॉम्बिनेशन, चंद्र मंगल योग उनकी लगन में आ गया। तो रेस्टलेस कहते हैं ऐसे आदमी को, कि ऐसा आदमी रेस्टलेस होता है जो जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहता है, तो नेचुरली फिर उसमें आपको गलतियां होने की संभावना भी रहती है। और जहां तक दर्शकों को एक बात बता देता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को अभी तक यूजीसी ने रिकॉग्नाइज तो किया, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में अभी तक एक रेगुलर कोर्स के रूप में नहीं पढ़ाई जा रही है। दूसरा, जब ज्योतिष की बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष है संजय जी, तो वैदिक ज्योतिष का मतलब सनातन धर्म जुड़ गया। तो इसलिए एक्टर विजय को शायद उन्होंने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड किया, उनको मिली है, तो उनको शायद संविधान के बारे में नहीं पता रहा होगा। ये दर्शकों के लिए इसलिए, क्योंकि वो भी क्वेरी मेरे पास आई थी कि आपको जरूर बताइएगा कि ऐसा क्या उन्होंने निर्णय लिया जो उनको वापस मुंह की खानी पड़ी, और उनके एस्ट्रोलॉजर ने क्या इस चीज को देख नहीं पाए कि एक तरफ तो उसका राजयोग बना, वो ओएसडी बन गया, दूसरी तरफ उसको 24 घंटे से पहले हटा दिया गया।
तो देखिए यहाँ पर एक उस एस्ट्रोलॉजर की भी गलती मानी जाएगी कि वो अपनी हॉरोस्कोप को नहीं देख पाया कि मेरे को यहाँ पर ह्यूमिलेशन आ रहा है या मेरे को जल्दी से जूते पड़ने वाले हैं, तो यहाँ वो चूक कर गया अपनी कुंडली देखने में। दूसरी बात है कि क्यों हुआ कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेक्युलर है और ज्योतिष, अगर आप ज्योतिषी को रखते हैं तो सनातन धर्म का संबंध बन जाता है एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि ना तो क्रिश्चियन, वो जैसे एक्टर विजय जो है क्रिश्चियन रिलीजन के हैं, तो क्रिश्चियनिटी में तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब मायने नहीं आता है और मुस्लिम धर्म में भी नहीं है, तो इसीलिए इस कारण उनको ये बैकफायर कर गया उनका ये डिसीजन। लेकिन संजय जी एक चीज और बताता हूं क्यों। देखिए पूर्व काल में एक तो जो उन जो एस्ट्रोलॉजर महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनकी प्रेडिक्शन ठीक हो गए, लेकिन वो एक गलती कर गए। देखिए जो आप दुनिया के लोगों को मैं फिर से वापस बताना चाहता हूं, दो चीजों को हम लोग मिक्स करते हैं संजय जी। अक्सर आपके प्रोग्राम में कहा था, आपने एक बार मेरे से पूछा था कि आप एक वर्ड यूज करते हो, तो मुझे उस समय याद नहीं आया, मैंने कहा मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मेदिनी ज्योतिष जो है वो बेसिकली वो ज्योतिष है जो पूरी अर्थ के लिए, मेदिनी कहते हैं पृथ्वी को, जिसमें राजनीति आती है, इकोनॉमी आती है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह, जितने भी मनुष्य के इस संसारिक जितने विषय हैं उनको कवर करती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी। वो एक्टर जो उनके जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनको शायद वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का, मुझे जब मैंने उनको थोड़ा उनकी वीडियो सुनी थी, वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं थे, और ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपर्ट होते थे वो राजगुरु बनते थे। हमने आपको बताया था कि पहले हमारा इतिहास उठा देख ले, भगवान राम के पिता दशरथ के गुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ, वो उनके एस्ट्रोलॉजर थे। इसी तरह विक्रमादित्य के मॉडर्न टाइम में जो गुरु राजगुरु थे वो वराहमिहिर थे, जिन्होंने बहुत अच्छा ज्योतिष का काम किया, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो एक्टर विजय के जो एस्ट्रोलॉजर का वो होरा के जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखने वाले हैं वो थे, तो वो उनके पास, अगर वो उनके पास मंडेन एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती तो शायद वो चूक नहीं करते। क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है कि एक्टर विजय को उन्होंने ओथ जो है गलत, थोड़ा सा गलत समय पे दिला दी है। देखो वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, ये एक्टर विजय ने, ये तमिलनाडु के सीएम की ओथ है। आज मुझे इस बात पे भी बात करना, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में शुभेंदु की मैंने हॉरोस्कोप बताई थी। संजय जी, इस हॉरोस्कोप में एक्टर विजय को सरकार चलाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। सरकार तो उन्होंने बना ली, क्योंकि ये जिस समय उनको ओथ दिलवाई गई है, और मैंने न्यूज़पेपर में, देखिए विषय मेरा ज्योतिष का, तो मुझे उसको डिटेल में बताना इसलिए जरूरी हो रहा है कि ये कंट्रोवर्सी जा रही है, मेरे अलावा कोई इसको दूर नहीं कर सकता संजय जी। उन्होंने एक तो जो है ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांत है कि कभी भी ओथ राजा का राज्याभिषेक कहा गया है ज्योतिष शास्त्रों में, वो कभी भी द्विसंभाव लगन, डुअल साइन में नहीं होना चाहिए, मूवेबल साइन में नहीं होना चाहिए, मतलब चर लग्न कहते हैं। और चर लगन होते हैं 1, 4, 7, 10 और 3, 6, 9, 12 डुअल साइन होते हैं, और फिक्स साइन होते हैं 2, 2, 5, 8, 11, ये फिक्स साइन होता है। तो फिक्स साइन का मतलब है चेयर हमारी मजबूत रहे, उसको कोई हिला ना पाए। जिसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे पहले आपको देता हूं कि एक हॉरोस्कोप जो है उनकी ओथ ऑफ जो है उनकी देख लीजिएगा, नीतीश कुमार की। आज आपको देखा, इन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा क्यों नहीं किया? तो इसी एक्टर विजय की ओथ से लेते लेते मैं आपको एक इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए बता रहा हूं। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को बिहार के चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी। संजय जी कब उन्होंने रिजाइन कर दिया है? 14 अप्रैल 2026 को उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। तो अब आप बताइए, नवंबर में होते 6-7 महीने में आप रिजाइन कर गए। तो इसमें भी एक टेक्निकल एरर ये थी कि उन्होंने चर लगन में शपथ ली थी, तो एक तरह से उनकी कुर्सी तो हल्की हो गई थी। तो यहां पर एक्टर विजय के केस में मैं देखता हूं कि इसमें 6वें घर का लॉर्ड मंगल और 8वें घर का लॉर्ड जो है शनि, दोनों 10वें भाव में सत्ता के रूलिंग के हाउस में है। तो 2 फॉल्ट इसमें नजर आए उन ज्योतिषी महोदय को, क्योंकि उनका, मैंने बताया ना कि उनका मंडेन एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है उनके एस्ट्रोलॉजर का, इसीलिए वो गलती कर गए कि किसी भी राजा का राज्याभिषेक चीफ मिनिस्टर का दिलवाने जा रहे हैं, उसका 10वां भाव अगर पीड़ित हो जाएगा, 10वां भाव है उसका गवर्नेंस का, अगर मेरी गवर्नेंस में ही झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 6वां घर होता विवाद का, झगड़े फसाद का, प्रोटेस्ट का, इनकी बहुत सारी पॉलिसीज के कारण इनको इतना सारा विरोध झेलना पड़ेगा और इनकी कुर्सी खतरे में रहेगी। ये अपने 5 साल पूरा कार्यकाल आसानी से नहीं कर पाएंगे। एक्टर विजय के लिए मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं, और उनके ज्योतिषी भी मेरे इस बात को सुने
कि उन्होंने 2 गलतियां करी हैं कि मिथुन लगन उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको कोई फिक्स साइन को ढूंढना चाहिए था, जैसे टॉरस हो सकता था, सिंह लगन तो आजकल बहुत पीड़ित है, या तो कुंभ हो सकता था, कुंभ भी पीड़ित है आज समय फिक्स साइन में। संजय जी 2 नंबर 5 नंबर और 11 नंबर तो वैसे पिटे हुए हैं, तो 4 में से 2 गए, या तो 2 नंबर हो सकता है, या आपका पास 2 5 8 11 8 हो सकता था। सो संजय जी इसमें इनको, मेरे को तो इसमें इनकी सत्ता में थोड़ी सी परेशानियां नजर आ रही हैं एक्टर विजय की जो ओथ में। तो अभी से मैं बता देता हूं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और कभी मैं चाहूंगा, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए दर्शकों, कि मोदी गवर्नमेंट कितना घबरा गई। एक वो मैंने भी ट्वीट किया था उसमें कि भाई देखो ये 2 यंग लीडर हैं जैन जी के, वास्तव में देश को ऐसे लीडर चाहिए, ना कि मोदी जी जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी उससे देश चलेगा, और वो देश कैसे चलाना है हम सबको पता है। तो संजय जी दोनों की जोड़ी इतनी पॉपुलर है कि वो मिलियंस में पहुंच गए उसके व्यूज। उस वीडियो को मुझे सुनने में आया, मैंने कहीं सुना किसी को, वो डिलीट कर दिया इन्होंने भाजपा सरकार ने, क्योंकि वो बहुत क्योंकि एक्टर विजय, ये बात सच है, एक्टर विजय और राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन है पूरे देश में युवाओं के बीच में बहुत बहुत पॉपुलर होगा। तो संजय जी के अब चलते चलते आगे आने वाले टाइम में एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक मुद्दा, एक बड़ा सवाल मैं आपसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी पूछूंगा, क्योंकि सितंबर के महीने में आपने कहा था कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, अर्थव्यवस्था का तूफान दिखने लगा है, सोने पे भयंकर टैक्स लग गया है, पेट्रोल डीजल कब बढ़ जाएगा कह नहीं सकते, देश के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार डरा हुआ है, सब लोग आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पे देश खतरनाक मोड़ पे है। तो गृह क्या कह रहे हैं, ये सवाल ही मैं पूछूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में एक राइटअप शेयर किया था ज्योतिष के बारे में बताते, उसको मैं पढ़ के बताता हूं, क्योंकि वो टेक्निकल उससे चीज समझ चाहिए कि जो एक्टर विजय के एस्ट्रोलॉजर ने क्या गलती करी, या पॉलिटिशियंस को, या मोदी जी क्या गलती कर रहे हैं, या दूसरे पॉलिटिशियन, इस बात को गंभीरता से लें। देखिए इसमें कहा गया है कि संपूर्ण अंगों तथा उपांगों सहित वेद शास्त्र में कुशल एवं होरा शास्त्र तथा गणेश शास्त्र में परिनिष्ठित दैवज्ञ की जो राजा सेवा पूजा नहीं करता वह विनाश को प्राप्त होता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से विहीन रात्रि तथा सूर्य से रहित आकाश होता है, वैसी ही स्थिति दैवज्ञ के बिना राजा की होती है। वह मार्ग का ज्ञान कराने वाले ज्योतिषी के अभाव में अंधे की भांति मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है। अतः विजय, यश, लक्ष्मी, उत्तम योग तथा कल्याण की अभिलाषा करने वाले राजा को विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्योतिर्विद के समीप जाना चाहिए, अर्थात उसके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बृहस्पति संहिता का स्टेटमेंट है। इंग्लिश में रिपीट करता हूं, ए किंग हु डज नॉट सर्व और ऑनर शो रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस टू ए दैविक डिवाइन एस्ट्रोलॉजर who is proficient in the entire Vedas along with their auxiliary branches Angupang, and who is thoroughly accomplished in Hora Shastra as well as Ganita Shastra, mathematical meets with destruction, just as a night deprived of the light of a lamp or the sky without the sun lacks beauty and guidance, in the same way is the condition of a king or prominent people of any field without a Devagya. Lacking a Jyotishi who can indicate the high path, he wanders aimless like a blind man on the road. Therefore, a king who desire victory, fame, wealth, excellent enjoyment, and ultimate welfare should approach a learned and eminent astrologer and act only according to his advice. तो संजय जी एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पर फिर एक घमंडी आदमी का, और दरअसल जो मैं आपको बताऊं कि जैसा दर्शकों आपको जानना चाहिए, हमने बार बार कहा था ये हमारा दोष नहीं है, हमारा जब शरीर बना और हमारे जो ग्रह बैठे उसके अनुसार हमारे फिजिकल बॉडी, हमारे एटीट्यूड, हमारा स्टेट ऑफ माइंड और हमारे बीमारी, हमारे मौत का कारण, हमारी डेथ का रीजन भी पहले से फिक्स है, और जो बीमारियां होती हैं वो भी। तो हम नरेंद्र मोदी जी के हॉरोस्कोप में हमने देखा, कई बार आपको कहा कि नरेंद्र मोदी जी को की हॉरोस्कोप के अनुसार ऐसा होना चाहिए। उनके हॉरोस्कोप में बड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि वो 2 प्रकार की साइकोलॉजिकल डिजीज से पीड़ित होने चाहिए, मतलब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जो मेंटल बीमारियां हैं। एक तो पैरानोइया, वो तो पैरानोइया बीमारी का, इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर characterized by excessive distrust, suspicion or fear
that others are out to harm or deceive you, often without evidence. It can manifest schizophrenia or anxiety disorder. Symptoms include hypervigilance, interpreting a neural action as threat and difficulty trusting others. दूसरी बीमारी उनको होनी चाहिए megalomania. It is a psychological disorder characterized by an inflated sense of self-importance, delusion or grandeur, and an obsessive desire for power or control. People of this order often believe they are superior to others, exaggerate their abilities or achievement, and may seek admiration or dominance. It's historically been associated with all the dictators. तो संजय जी इसने कहा है कि इन्होंने देखिए हमको देशवासियों के लिए 7 जो है संयम बरतने के लिए संकल्प दिलवाया, लेकिन स्वयं जो है इन्होंने 5 कितनी जगह पर रोड शो किए और इनके काफिले में दर्शक देखते हैं कि 100 से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं और खुद दूसरे देशवासियों को कह रहे हैं विदेश जाने के लिए मत जाइए, सोना मत खरीदिए, और खुद देखिए पैर के नाखून से लेकर के महंगे विदेशी कपड़े पहनते हैं, विदेशी चीजें पहनते हैं, और घड़ी से लेके उनके सन ग्लासेस वगैरह, और दूसरा वो खुद फॉरेन जा रहे हैं, हमारे 15 तारीख को ही वो जा चुके हैं। तो संजय जी ये क्यों हुआ है कि सबसे पहले मुझे मूल में जाना पड़ेगा। एक हॉरोस्कोप मैं दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी का आना क्या देश के लिए एक पनौती था। क्यों? पनौती का मतलब होता है अशुभ, पनौती का मतलब व्यक्ति नहीं है, बेसिकली उनके आते ही अशुभ घटनाएं क्यों घटी। तो ये मैं पहले तो दिखाता हूं आपको, ये ओथ है जब मोदी जी ने 26 मई 2014 को ली थी, ये कुंडली है। तो दर्शकों इसमें साफ साफ देखिएगा कि सेकेंड हाउस जो इकोनॉमी का होता है उस पर शनि और मंगल की दोनों की दृष्टि है। तीसरे घर का लॉर्ड शनि और चौथे घर का लॉर्ड शनि है, वो जो 12वें घर में राहु केतु के बीच में, और 12वें घर का लॉर्ड 7th लॉर्ड शुक्र भी पीड़ित है, और 9th लॉर्ड चंद्रमा भी राहु केतु के साथ बहुत ज्यादा पीड़ित है। इस हॉरोस्कोप को एलोबरेट करते हुए बताता हूं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो आपने कहा कि मैंने बताया था। ये देखिए दर्शकों 14 सितंबर का मेरा प्रोग्राम था, जिसके 14 सितंबर के प्रोग्राम में मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मंगल की जो दशा शुरू हो गई है 6 तारीख से, 6 सितंबर से। तो दर्शकों को पता होगा कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, और यहां पर देखिए एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट ज्योतिषी, क्योंकि मैंने उसमें रिसर्च भी की है कि किस तरह से वो बिना इकोनॉमी के फील्ड के हुए वो इकोनॉमी के ऊपर इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। मैंने उसमें साफ साफ कहा था 14 सितंबर की भविष्यवाणी, आज 6 महीने से पुरानी ज्यादा पुरानी बात हो गई। नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ये 7 वर्ष की दशा है। कॉर्पोरेट्स, लोकल करेंसी एंड ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, ह्यूमिलेशन और फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। रुपया कमजोर होगा, एफडीआई घटेगा, 7th lord and 8th house from its position, not good for trade and country's image. Marriage institution will weaken during these 7 years. 12th lord aspecting 5th house indicate migration of skilled workers, students from country, scandals in education sector, institution. Fertility rate will drastically drop. बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे लोग, कम होता चले जाएंगे। एजिटेशन विल स्टार्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वैसे ही आपने नीट का पेपर लीक करके आधार तैयार कर दिया, बच्चों का भविष्य खतरे में है बिकॉज ऑफ पेपर लीक। मैंने देखिए पेपर लीक की बात मैंने 14 सितंबर के प्रोग्राम में करी है, ये सब राइटअप है आप लोगों के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड क्राइम अगेंस्ट स्टूडेंट, पुलिस फोर्स विल ट्राई टू क्रश दोज एजिटेशन। 12th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 12th लॉर्ड, क्योंकि मंगल भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में 12th लॉर्ड है, तो 9th हाउस को भी देख रहा है। इसका अर्थ यह है सुप्रीम कोर्ट विल बी हाइपर एक्टिव एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। आवर डेमोक्रेसी विल बी गवर्न बाय बिग फॉरेन पावर्स। हमारा डेमोक्रेसी जो को गवर्न करने में भी इन्फ्लुएंस होगा फॉरेन पावर का, लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। ये मंगल राहु के नक्षत्र में, जो कि भारत की हॉरोस्कोप में लग्न में है, ये एक क्रूर पाप ग्रह की तरह रिजल्ट देगा। और भारत के D10 जो कैरियर का चार्ट होता है, डिविजनल चार्ट में, ये मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है 6वें भाव में, और इलेक्शंस, एजिटेशंस, वायलेंस, एक्सीडेंट्स के 6वें भाव हाउस में प्लेस है। और 4th एस्पेक्ट से ये डेमोक्रेसी के 9th हाउस, 12th हाउस, जेल और लग्न को प्रभावित कर रहा है। तो संजय जी यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये जैन जी के आंदोलन की आधार तैयार करेगा।
तो मैं अपने राइटअप को एक शेयर करता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने बताया कि देखिए ज्योतिषी का काम सिर्फ ये नहीं है। जब मैंने आपको बताया, मेरे में और दूसरे ज्योतिषियों में यही फर्क है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि अगर आपकी इंटरप्रिटेशन पावरफुल नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट को आगे नहीं ले जा सकते। जब मैंने अगर ये आप लोगों को बताया कि इकोनॉमी के लिए वर्स्ट पीरियड होगा, तो मुझे वो डेटा के साथ प्रूव करना चाहिए कि इकोनॉमिकली कैसे वर्स्ट प्रूव हुआ है। तो सुन लीजिए, क्या सरेंडर गोदी मैंने नाम रखा है, यूएसए इजराइल के आगे सरेंडर नेता का 26/5/2014 को भारत की सत्ता में झूठ पाखंड के सहारे आना भारतवर्ष के आर्थिक विनाश के लिए था। आर्थिक रूप से विश्व की महाशक्तियों के गुलाम बनने जैसा भाग्य था। मोदी का सत्ता में आना भारत के लिए पनौती। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को न्यू दिल्ली में 6:19 पर ओत ली थी। ब्रह्मांड में उस समय स्कॉर्पियो लग्न उदय हो रहा था। इसमें इकोनॉमी, करेंसी, ट्रेजरी एंड टोटल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंट्री के सेकंड हाउस पर शनि पाप ग्रहों से पीड़ित था और मंगल दोनों की दृष्टि से पीड़ित था। शनि इस हॉरोस्कोप का थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड यानी पड़ोसी देश से रिलेशन, मनोभाव, प्रभाव, थर्ड हाउस, और एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, टोटल पीस एंड हार्मनी, पीपल ऑफ द कंट्री, अपोजिशन पार्टी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति आदि का स्वामी है शनि इस कुंडली का। 12वें भाव में था। विदेशी प्रभाव, अपमान, लॉस, डिजास्टर, कॉन्स्पिरेसी 12वें भाव के ये फलादेश होते हैं। मैं राहु केतु, अर्थात राहु केतु का जहां भी शब्द आएगा तो छल कपट से पीड़ित हो रहा था। देश की विदेश में छवि, इंटरनेशनल ट्रेड का लॉर्ड वीनस जो कि भारत की हॉरोस्कोप का लग्नेश भी है, इलेक्शन प्रोसेस को भी सिग्निफाई करता है। साथ ही फीमेल रिलेटेड मैटर, सेक्स अब्यूज, सेक्स स्कैंडल्स को भी, वो भी शनि मंगल से पीड़ित हो रहा था। इसी हॉरोस्कोप में जुडिशरी, मॉरलिटी, एथिक्स, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, रिलीजियस प्लेसेस, मेंटल हेल्थ, पब्लिक परसेप्शंस, ओपिनियन को सिग्निफाई करने वाला प्लेनेट मून, चंद्रमा भी शनि, मंगल, राहु, केतु सभी पाप ग्रहों से पीड़ित था। इसमें नाइन्थ हाउस भी शनि से पीड़ित होता है, मतलब नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड। इसका मतलब ये पहले ही विधाता ने तय कर दिया था कि अधर्म के ऊपर काम करने वाली एक सत्ता आ चुकी है, क्योंकि नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड दोनों पीड़ित हो रहे हैं पाप ग्रह से। और डेमोक्रेसी का सत्यानाश, मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देगी, डेमोक्रेसी को खत्म कर देगी। जो आपका एक डेमोक्रेसी में एकमात्र अधिकार था वोट देने का, वो भी इन्होंने देखिए एजेंसीज के जरिए उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया और आपसे छीन लिया। आप जो वोट डाल रहे हो, जो सरकार को बदलना चाहते हो, वो वोट वहां पड़ नहीं रहा। और जिस तरह से बंगाल में आपने देखा कि जो इलेक्शन वहां का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बंगाल का था, उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। और दूसरे और दोनों के दोनों वैश्य कम्युनिटी से आते हैं। ज्ञानेश गुप्ता वैश्य, नरेंद्र मोदी वैश्य, अमित शाह वैश्य, अनिल अदानी वैश्य, और अंबानी वैश्य, और शुभेंदु गुप्ता वो है दूसरे, वो भी इलेक्शन से जुड़े रहे, तो उनको भी, वो भी वैश्य कम्युनिटी के हैं। एक तरह से पूरी इस कम्युनिटी का पूरे देश की सत्ता पर प्रभाव हो चुका है। तो संजय जी, मैं आपको बता, शनि इसमें लॉबिंग अर्थात दलाली का लॉर्ड भी है। तीसरे घर से दलाली कमीशन देखा जाता है। थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंट है। अतः ग्रह योग से स्पष्ट हो रहा था कि भारत को ऐसे पनौती शासन का सामना करना पड़ेगा जो देश की अर्थव्यवस्था, टोटल रिसोर्सेज, फोर्थ हाउस से हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं देश के, और चौथे घर से देखे जाते हैं। और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में जितनी एसेट्स होती हैं आपकी, जो फिक्स एसेट्स होती हैं, वो फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। सेकंड हाउस और सिक्स हाउस आपके मूवेबल एसेट्स का होता है। टोटल रिसोर्सेज फोर्थ हाउस को विदेशी ताकतों के आगे कंप्रोमाइज होकर बेच देगा। ट्रेड डेफिसिट, बेच देने का मतलब है आप ट्रेड डेफिसिट जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बताई, उसको आप टोटल करके देखिए कि आपका देश व्यापार की दृष्टि से बेचा जा चुका है। इसमें शासन का सहयोग, देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, प्रिंट और थर्ड हाउस सब आ रहे हैं। थर्ड हाउस से देखा जाता है टीवी, प्रिंट। देश में देश का मेन स्ट्रीम मीडिया शामिल है। दलाल, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट, साधु संत महात्मा, रिलीजियस हेड्स भी, क्योंकि नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड पीड़ित है, इसलिए जो धार्मिक गुरु हैं वो भी इसमें षड्यंत्र में शामिल है। अवश्य करेंगे। देश आर्थिक दृष्टि से गुलाम बन जाएगा। देश का रुपया विश्व में सबसे कमजोर साबित होगा। विदेशी निवेशकों का भारत के मैनिपुलेटेड, डॉक्टर्ड, फेक इकोनॉमी के डेटा के कारण विश्वास कमजोर होगा और वो अपना निवेश करना बंद कर देंगे और कंटिन्यूअस विड्रॉल जारी रहेगा। तो संजय जी, 2024-25 में एफआईज ने लगभग 1,70,000 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाला था।
और लास्ट वीक मई 2026 तक ये लगभग 2,60,000 करोड़ निकाल चुके हैं, जो पिछले 15 साल का सबसे लोएस्ट लेवल पर चला गया। इस तरह से हमारे विदेशी निवेशकों का यहाँ पर कोई जो है अब ट्रस्ट नहीं रहा। और दूसरा उसका ना होने का कारण ये भी है क्योंकि विदेशी निवेशक इस चीज को बोले तो रिसर्च करके आते हैं। दर्शकों याद रखो, जिस देश में डेमोक्रेसी कमजोर होती जाएगी, दुनिया का कोई भी अच्छा इन्वेस्टर वहां पर पैसा नहीं लगाएगा, कि उसको हमेशा खतरा ये उसके मन में रहेगा कि मैं अगर मेरा जुडिशरी में जाएगा मैटर तो वहां पर भी मेरे को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि जज भी वहां बिके हुए होंगे। इंस्टीट्यूशंस और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वो भी कंप्रोमाइज होती हैं, जहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, तो उसको पता है कि जांच भी मेरी ढंग से नहीं हो जाएगी। तो ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा वाले राज में कौन पैसा लगाना चाहेगा? यही कारण है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैंने रोते हुए देखा कि भारत के बारे में विदेश के बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं उनकी इतनी खराब ओपिनियन कभी नहीं थी जो अब हुई है। आईएमएफ ने लास्ट ईयर अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इंडियन इकोनॉमी डेटा में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और मतलब आईएमएफ ने आपकी इकोनॉमी की कैलकुलेशन पर भी प्रश्न लगा दिए थे, और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मैनिपुलेशन है, अर्थात ये बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले रिलायबल नहीं है। जीडीपी के डाटा में बार बार चेंज करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के डेटा का बेहद कमजोर होना, इन्हें गवर्नमेंट द्वारा डिस्क्लोज ना करना, टाइमली इन डेटा को रिलीज ना करना भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। एफआईज का विड्रॉल लास्ट मतलब ये 14.7% पहुंच गया है अप्रैल 2026 तक। 2013 में याद रहिए संजय जी, 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट का लास्ट ईयर था, एफआईज का इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई था, 22% तक पहुंच गया था, जो 14.5% अभी रह गया है। प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिस्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद से ही हमारी इकोनॉमी के डेटा गलत आ रहे हैं। सरकार या तो उन्हें छिपा रही है या मैनिपुलेट करके बताए जा रहे हैं। करेक्ट डेटा के अनुसार हमारी इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली 2.4 ट्रिलियन के आसपास होनी चाहिए, वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर होनी चाहिए। ये 4 ट्रिलियन नहीं हो सकती अरुण कुमार जी के अनुसार। उनके अनुसार जीडीपी के आंकड़े 50% ओवर एस्टिमेटेड हैं। जीडीपी के डेटा कैलकुलेशन दो प्रकार से होते हैं, या प्रोडक्शन बेसिस पर या कंजम्पशन बेसिस पर, और कंजम्पशन बेसिस में इंक्लूड होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी। इनमें सही मेथड प्रोडक्शन बेसिस को माना गया है, क्योंकि इसमें इस फिगर में आपका जीएसटी भी जुड़ के आ रहा है कंजम्पशन बेसिस में। देश में लगभग सभी विश्व के बड़े देशों से हमारा व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है, यानी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदि सभी पॉलिसीज फ्लॉप हो चुकी हैं। भारत के बड़े बड़े कॉर्पोरेट चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप, रशिया, यूएसए से आइटम्स मंगाकर केवल असेंबली करके भारत का ठप्पा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापार में भारत के सामान की विश्व में कोई रेपुटेशन नहीं है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। मैंने अपने 10 मई के पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में बताया था कि भारत का विश्व के देशों से व्यापार घाटा कितना डेंजरस लेवल पर पहुंचता जा रहा है। देखिए, खाड़ी के सभी देशों सहित मुस्लिम देश जो है हमारे, उनसे हमारा ट्रेड डेफिसिट 107 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट 58.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। चाइना प्लस वियतनाम का जोड़कर देखिए तो ट्रेड डेफिसिट 150 बिलियन डॉलर है। आप कितना आप जो है व्यापार घाटा है। साथ ही खाड़ी के मुस्लिम देशों ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज्यादा लगा रखा है, 30 बिलियन प्लस लगा रखा है सितंबर 2025 के अनुसार। और भारतीय कंपनीज में ये जो लगाया पैसा आईटी, सॉफ्टवेयर, पावर और ट्रेडिंग एक्सेट्रा में लगाया हुआ है। भारत के कॉर्पोरेट ने लगभग 20 बिलियन डॉलर वहां लगाया हुआ है, और हम देश को मूर्ख बनाते हैं। भाजपा, मोदी, शाह, योगी संघ देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर मूर्ख बना रहे हैं। उन्हें मुसलमानों का पैसा तो बहुत अच्छा लग रहा है, 30 बिलियन डॉलर से अब ज्यादा लगा रखा है, और अपना पैसा वहां 20 मिलियन लगा रखा है, 20 बिलियन डॉलर लगा रखा है। और 16% गौमांस का व्यापार इन 12 वर्षों में बढ़ा है। उसका पैसा खाने में भी इनको बहुत धार्मिक और गौ माता का सम्मान नजर आ रहा है। याद रखिए, एशिया हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। तो आपको बताएं, लॉस ऑफ फिलीपींस, भारत जो है इसमें सेल आउट फंड्स टू डिफेंड देयर करेंसी। तो सबसे ज्यादा नुकसान फिलीपींस को हुआ है अपने करेंसी को बचाने में। तो भारत का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, 5.2% के हिसाब से भारत का नुकसान हुआ है। संजय जी, केवल यूपीए ही नहीं, यूएसए ही एक ऐसा देश था जहां इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक ये 10 मंथ में ये ट्रेड सरप्लस लगभग जो है
34.41 बिलियन था, इसमें भी 16% गिरावट आ गई है। और अब ट्रंप ने उन पर 18% ड्यूटी भी लगा दी है। हमारे लगभग 2000 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जहां 0% ड्यूटी होती थी, अब ट्रंप उस पर 18% ड्यूटी लगा रहा है। भारत से वो उल्टा मांग कर रहा है 0% ड्यूटी पर, और ये कह रहा है कि $100 बिलियन का आप एवरी ईयर हमसे बिजनेस करो। तो आपका वो भी मोनोपोली खत्म हो गई कि वहां ट्रेड सरप्लस एक ही देश के साथ था। भारत की इकोनॉमी प्रोजेक्टेड जीडीपी नॉमिनल 6वें स्थान पर आ चुकी है। वो पहले ही एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है। 2024 में इंडिया रुपी $1 वाज इक्विवेलेंट टू 84.5 2024 में, जो अब $1 95.63 पर पहुंच गया है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी अब 6वें स्थान पर पहुंच गई है। तो आपने देखा यूएसए की 30.38, और ये आपके पास राइट है, आप देख लीजिएगा। इंडिया की इकोनॉमी यूके की 4.26 है और इंडिया की 6वें स्थान पर 4.15 है। 190 प्लस देशों की लिस्ट में वर्ल्ड रैंकिंग में भारत जीडीपी पर कैपिटा इनकम के अनुसार 172 पोजीशन पर है। यहाँ पर एक आम भारतीय की जो सालाना इनकम 2900 अमेरिकन डॉलर के बराबर है। पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड मेजर्स करने का एक अच्छा मेथड है, लेकिन भारत में अमीर गरीब की खाई मोदी सरकार में बहुत बढ़ गई है। अमीर और अमीर हो गया है और गरीब होता जा रहा है। सच जानिए, इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक है तो रुपया क्यों गिर रहा है? मोदी की अशुभ शपथ लेने के कारण एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये है, सिंस Jan 2026 इंडियन करेंसी इज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी नॉट इन दी वर्ल्ड, इवन इन एशिया आल्सो, जो 95.63 पे पहुंच गई है। तो उसका कारण ये होता है कि किसी देश की करेंसी कब खत्म होती है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाए, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। एफआईज का आउटफ्लो शुरू हो जाए, वो मैंने पहले ही बता दिया। और डेट सर्विसेज में जो हमारा पैसा लगता है, रुपए गिरने का कारण हॉर्मुज का क्राइसिस नहीं है, जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस कह के मोदी जी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। उन रुपया पिटने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है और एफआईज आपके यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। प्लस जो आप डेट सर्विसेज में आप डॉलर कंज्यूम करते हो, पे करते हो, कॉर्पोरेट रीपे, यूएसडी लोन्स में, आउटवर्ड रेमिटेंस, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। वर्तमान में भारत को इंडियन डायस्पोरा से, भाई साहब इसमें भी आपको देखें, भारतीय मूल के जो विदेशी बाहर रह रहे हैं, वो हर साल लगभग 135 to 140 बिलियन डॉलर आपके यहाँ भेजते हैं, तब आपका जो है सरप्लस, आपका रिजर्व आपका मेंटेन हो पा रहा है, जो लगभग 11 से 12 लाख करोड़ होता है, जो विदेश में रहने वाले, खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं और अमेरिका वगैरह में फॉरेन करेंसी रेमिटेंस के रूप में मिल रहा है। ये इनफ्लो करेंट अकाउंट बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करता है और रुपए पर दबाव कम कर रहा है, यानी ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है और रिजर्व को बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में 10th and 11th मई को नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से 7 मुख्य अपील की थी, जो आप लोगों को पता, नेशन फर्स्ट, एवं कंफर्ट, पेट्रोल डीजल ऑन फ्यूल का कम उपयोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, कारपूलिंग की सलाह, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स, 1 साल तक गैर जरूरी सोना न खरीदने की सलाह, मैरिज एक्सेट्रा में भी वोकल फॉर लोकल, बीजेपी के कथनी और करनी में इसमें भी अंतर है, अगले प्रोग्राम में जरूर कवर करूंगा। फॉरेन ट्रिप्स को 1 साल तक टालना, जो खुद वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, खाने के तेल का कम उपयोग और किसानों को इंपोर्टेड फर्टिलाइजर में 50% तक कटौती करने की सलाह। अगर 50% कटौती हो जाएगी तो उत्पाद कैसे होगा, प्रोड्यूस कैसे होगा अन्न हमारा। और दूसरा, खाने के तेल की बात करें, दर्शकों आपको याद होगा, ये तो पकौड़ा तलने का व्यापार कर रहे थे, तो जब तेल खाने की मना करें तो फिर ये पकौड़े किसमें तले जाएंगे, हवा में? ये मोदी जी बता सकते हैं। ये सिर्फ वेस्ट एशिया एक बहाना है। दरअसल इस पूरे अपराध का एकमात्र अपराधी देशद्रोही, मानवता का हत्यारा, ये स्वयं एक मंदबुद्धि नेता है जो मैग्लोमैनिक है। आज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करवाने वाले अपराधियों में से एक ये भी है, जो बिना किसी एजेंडा के 25 फरवरी 2026 को इजराइल चला गया था। वहां की संसद में फादरलैंड मदरलैंड करके आया। प्राचीन सभ्यता के पुराने सहयोगी मित्र आर्यन सिविलाइजेशन के ईरान पर 2 अन्य अपराधियों, डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए, इजराइल, नेतन्याहू को अपनी मौन स्वीकृति देकर के आया और युद्ध के सारे खर्चों को रिकवर करने के लिए अपने मार्केट को, 146 करोड़ भारतीयों के मार्केट को सौंपने की बात कह के आया, सरेंडर करने की स्वीकृति देकर के आया। इन सभी पापियों को यह घमंड था कि ये 4 दिन में ईरान को निपटा देंगे। इस षड्यंत्र में मिडिल ईस्ट के कई देश भी शामिल थे और इन्होंने वहां ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई सहित कई मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या कर दी। सबसे बड़ा मानवता का यूएन के अनुसार एक जघन्य अपराध किया
मॉडर्न कानून के अनुसार 168 स्कूली छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी, लेकिन परमात्मा ने ईरान की मदद की क्योंकि वो एक धर्म युद्ध लड़ रहा था और ये सभी पापी अधर्म के छल कपट के युद्ध में शामिल थे। आज पूरे विश्व ने देखा कि 28 फरवरी 2026 को ईरान पर थोपे गए वार में ईरान विजयी बनकर निकला। इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देशों की इकोनॉमिक और मिलिट्री सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी बर्बादी हुई, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये रिपोर्ट आई है संजय जी, ये शेयर कीजिएगा। इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया था 28 फरवरी 2026 को यूएसए इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए थोपे युद्ध में ईरान स्ट्रांग बनकर निकलेगा, विजयी होगा। मैंने कहा मंगल जब 10वें घर में जा रहा है, यूएसए की इकोनॉमिकली मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भारी लॉस होगा। उस जून फर्स्ट वीक में भी जब ईरान की हॉरोस्कोप में उनका डेस्टिनी लॉर्ड 9th लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर जन्म के जुपिटर की पोजीशन में ट्रांजिट करेगा जून के फर्स्ट वीक में, जैसे राहुल गांधी का मैंने बताया। पूरा वेस्ट एशिया वर्ल्ड एक सुपर पावर की तरह ईरान को देखेगा। ईरान, चाइना, रशिया उस एक पावर मतलब ट्रायो बनकर निकल के आएंगे। उनकी इकोनॉमी, ट्रेड, टोटल हार्मोनी, पीस और ग्रेट राइज दुनिया देखेगी ईरान का। तो जो रिपोर्ट आई है संजय जी वो बड़ी चौंकाने वाली है। 7 मई 2026 की टाइम्स ऑफ इंडिया, ईरान हिट मोर यूएस डिफेंस एसेट्स देन रिपोर्टेड, सैटेलाइट इमेजेस शो since February 28 Iranian air strikes mostly through drones have damaged or destroyed at least 228 defense structures or pieces of equipment at US military sites, damaging hangars, barracks, full depots, aircraft and key radar communication and air defense equipments. These seems to be far more destruction of US military assets than earlier reported, according to a Washington Post analysis of satellite imagery. US lost 139 aircraft, including 4 F-15E strike Eagle jets throughout the first week of April, with another 10 damage to various degrees. तो ये ईरान का जो है बदला रहा। और ये देखिए अमेरिका के साथ, इसके बाद इस अधर्मी नेता ने पूरे भारत के तंत्र के साथ मिलकर विश्व में और देश और अपनी गिरती हुई छवि बचाने के लिए एप्स्टीन स्कैंडल, बर्बाद डिप्लोमेसी के टॉपिक से नैरेटिव बदलने के लिए, खराब अर्थव्यवस्था के से बचने के लिए गोदी मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और कॉर्पोरेट के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल इलेक्शन को जीतने की कॉन्स्पिरेसी की और देश के इतिहास में सभी फ्रॉड मैनिपुलेशन के साथ देश की एकमात्र तपस्वी 70 ईयर ओल्ड प्लस ब्राह्मणी महिला को जबरन चुनाव में हरवाकर उसे हटाया। इन सभी पापों के कारण देशवासी इस काल की चेतावनी को ध्यान से सुन लें कि लास्ट ईयर जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी की भविष्यवाणी की थी, वो इस अधर्मी नेता के द्वारा शीघ्र सफल होने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी आधार पर भय के कारण इस नेता ने देशवासियों को मूर्ख बनाते हुए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते हुए ऊपर मेंशन्ड 7 अपील करी हैं। क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति आपको डेड इकोनॉमी कह चुका था, ये राइट अप है, ये डेड इकोनॉमी का जरूर शेयर किया। डेड इकोनॉमी किस कंडीशन में होती है? द टर्म डेड इकोनॉमी इज मोर रिटोरिकल देन टेक्निकल। इकोनॉमिस्ट प्रीफर्स टर्म लाइक फेल्ड स्टेट इकोनॉमी। उसके 4-5 कारण होते हैं: प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, वीकनिंग ऑफ करेंसी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेबी, आरबीआई, ये सभी मोदी सरकार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और करप्शन के कारण कमजोर हो चुके हैं। जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट लोग भारत छोड़कर विदेशों की नागरिकता इन्हीं कारणों से ले रहे हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके सामाजिक सौहार्द, पीस एंड हार्मोनी को बुलडोजर पॉलिसी के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म किया जा चुका है। आम आदमी को लोन लेने में करप्शन से लेकर के अन्य डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, और लाइसेंस लेने में भी बिजनेस के। जब भाजपा के संपर्क वाले जो इनके शीर्ष नेतृत्व के क्लोज रहे हैं, विदेशों में बैंकों का पैसा जो कि आम जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, लूट कर बैठे हैं, जो आज तक पकड़े नहीं गए। बैंकों के साथ लोन लेकर उस पैसे को शेल कंपनीज के जरिए डाइवर्ट करके वापस शेयर बाजार में लगा के पैसा कमा रहे हैं, जो विदेशों में टैक्स हेवन कंट्रीज में बैठे हुए हैं। इन्हीं एफआईज के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके मल्टीपल करके वाइट उसको किया जा रहा। आम निवेशक लगभग
93% पैसा गवा चुके हैं इन लोगों ने। एफआईज प्लस डीआईज ने 61,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की लास्ट ईयर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ईडी, सीबीआई, आईटी, सेबी इन कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच नहीं करती, जिससे वर्ल्ड की और देश के कई इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हमारे देश पर खत्म हो चुका है वर्तमान सिस्टम पर। इसीलिए हमारा 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इंडिया हैव द मोस्ट स्ट्रेनस एंड obnoxious distrusting non monetary trade barriers, mass immigration and brain drain हो रहा है, dependence on external aid, widespread poverty and social collapse, most of the population without or less basic needs, food, shelter, health care। मोदी सरकार के खुद के स्टेटमेंट्स हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। तो ये डेड इकोनॉमी की बात की है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, नरेंद्र मोदी जी के बयान देखिए, जो पुराने बयान मैंने पहले भी शेयर किए थे जब रुपया गिर रहा, तो आज नरेंद्र मोदी जी को वही उनको अगर सुनाया जाए तो शायद उनको सुनकर वो स्वयं बेहोश हो जाएंगे जब उनकी पुरानी वीडियो दिखाई जाए। क्या कहते थे वो? रुपया जिस तेजी से नीचे गिरता जा रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री भी गिरा हुआ होता है। रुपया बीमार नहीं, यूपीए सरकार ने इसे मार डाला है। सितंबर 2013 हर हफ्ते 1 रुपया गिर रहा है, तो ये अभी 5 पैसे गिरा, पूरी सरकार ही गिर जाएगी। कई रैलीज में उन्होंने कहा था 2013 में। यह सरकार रुपए को बचाने में नाकाम रही है, यह देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। आज माँ बेटियां सोने की जगह प्लास्टिक की चूड़ियां पहन रही हैं, क्योंकि यूपीए ने रुपया इतना गिराकर सोना महंगा कर दिया। आज खुद सोना खरीदने को मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके चुनाव रैलियों में कहते फिरते हैं कि जो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। मंगलसूत्र आपने खरीदने के लिए मना कर दिया। इतना कमजोर रुपया हो चुका है कि पाकिस्तान का रुपया भी हमसे मजबूत हो गया है, और ये हमारे देश का सरासर अपमान है। यूपीए की विदाई का टाइम टेबल रुपया तय कर रहा है। जितना रुपया गिरेगा उतनी जल्दी ये सरकार जाएगी। ये मजाक उड़ाते थे उस समय। मजाक उड़ाते हुए एक रैली में उन्होंने कहा, पहले लोग कहते थे हाय राम, अब कहते हैं हाय रुपया। और मोदी जी ने जब शपथ ली थी दर्शकों, उस समय $1 की कीमत 58 रुपए 60 पैसे थी, 26 मई 2014 को। दर्शक इसको खुद देख सकते हैं। इसके बाद आप चलते चलते मैं फिर एक धर्म की बात करते हुए अपने प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँ। अगला विषय जरूर अगले प्रोग्राम में लूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता रहा हूं कि ये जो अभी मंगल की दिशा है, और खासतौर से 14 मई, अभी सिर्फ 2 दिन पहले शुक्र, दर्शकों याद रखिएगा, भारत की जो हॉरोस्कोप है, ये इंडिया के हॉरोस्कोप है, अपने दर्शकों को दिखाइएगा, आपके स्टूडियो में है। सेकेंड हाउस में हमारे जो अष्टक वर्ग के बिंदु हैं वो 0 हैं। तो जब भी लगने, ऐसा देखा गया है कि जब भी मिथुन राशि में शुक्र जाता है तो भारत के लिए अनेक प्रकार के ऐसे संकट आते हैं जहां सरकार का लिए बहुत कष्टकारी होता है, हिलने के संकेत हैं। तो शुक्र 14 मई को जो मिथुन राशि में प्रवेश किया है, बृहस्पति भी वही हैं जो आपस में शत्रु हैं। इकोनॉमी के और खतरनाक बर्बाद होने के समाचार आपको मिलने वाले हैं। और भारतीय, आपको बताऊं एक चीज और जल्दी से शेयर करता हूं कि मैंने ये पॉइंट्स बनाए थे, जल्दी से पॉइंट्स ये जरूर शेयर कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी को पनौती क्यों ना माना जाए। मोदी जी सचमुच देश के लिए कितने दुर्भाग्यशाली हैं या पनौती हैं। 26 मई 2014 को जब दिल्ली में ओत ली, सिर्फ 3 दिन बाद दिल्ली में आए तूफान में 100 से ज्यादा पेड़ उखड़े और 6 लोगों की डेथ हुई। एनसीआर में टोटल 9 की डेथ हो गई थी। उसके बाद जून फर्स्ट वीक में एक कार दुर्घटना में अचानक कैबिनेट मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की डेथ हो जाती है। अर्थात इनके दिल्ली में आते ही भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में एक डेड बॉडी आई मुंडे जी की। नेचर ने, प्रकृति ने देशवासियों को उसी समय चेतावनी, हमारे शकुन शास्त्र के अनुसार कहा गया कि तूफान आना, पेड़ गिरना, ये होता है कि सिस्टम का उखड़ जाना। तो वही नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी के साथ किया है। ये व्यक्ति देश की राजनीति, मतलब प्रकृति ने चेतावनी दी थी, ये व्यक्ति देश की राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, डिप्लोमेसी को तहस नहस कर देगा। इन इंस्टीट्यूशन को 11 वर्षों में पूरी तरह वीक कर देगा और स्पाइनलेस बना देगा। और इसके अलावा छल कपट के द्वारा लगभग सभी सहयोगी दलों की राजनीति को इन्होंने खत्म कर दिया। वो सब मैं नाम ले चुका हूं, दुष्यंत चौटाला से लेकर के अकाली दल, मायावती, शिवसेना, AIDMK, BRS और आपका उड़ीसा वाली पार्टी बीजू जनता दल, TDP, JDS, RLD, चिराग पासवान, ये भी सब लाइन में निपटाए जाएंगे।
नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगाकर, जिसमें सैकड़ों की डेथ हुई, परेशान किया गया और देश में पूरी तरह आतंकवाद खत्म कर दिया गया। काला धन उन्होंने रिकवर कर लिया, ऐसी इनके वचन थे। पहले लैंड रिफॉर्म बिल लाकर किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर 3 किसान विरोधी कानून लाए जो 1 साल तक किसानों को 700 किसानों ने अपनी शहादत दी और उनको परेशान किया गया धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात में। डेमोक्रेसी की लाइफलाइन को अपने कॉर्पोरेट एलाइज से परचेज कराकर अपना पेट एनिमल बना लिया जो मीडिया है, और पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं, सरकार की गुलामी करके ऑलवेज दुम हिलाता रहता। पब्लिक को बेवकूफ बनाकर उसके टैक्स मनी से उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए उनको पाला पोसा जा रहा है। गोदी मीडिया को प्रत्येक देशवासी के अकाउंट में 15 लाख का जो वायदा किया था वो सब आप लोगों को मिल चुका होगा। भारतीय बैंक का लोन फ्रॉड करके सभी कॉर्पोरेट इनके विदेशों में बैठे हुए हैं। फ्यू कॉर्पोरेट के बिजनेस एंड एडवांटेज के लिए फॉरेन ट्रिप्स की इन्होंने, डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन किया ताकि अब तक जो अभी तक कभी अचीव नहीं हुआ है। देश में लगातार हिंदू मुसलमान भेदभाव करने के दंड स्वरूप दुनिया भर में भारत के मूल के लोगों पर अटैक हो रहे हैं। उन्हें हथकड़ी बेलियों में वापस भेजा गया इन्हीं के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में लाखों लोग मरे, कोविड भी आया। तो ये कहा जाता कि अगर राजा, हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया, अगर राजा अहंकारी हो, दुष्ट हो, छल कपट करने वाला, निंदा से युक्त हो, कटुता, हमेशा कटु वचन बोलने वाला हो, ऐसे राजा का समर्थन करने वाली प्रजा नाना प्रकार के कष्ट पाती है। तो याद रखिएगा, राम मंदिर बनाया, लेकिन आप क्या राम जी को बुला के लाए, आपकी अर्थव्यवस्था तो चौपट हो गई, रुपया तो पिटता जा रहा, राम जी तो नहीं बचा पा रहे हैं आपके अर्थव्यवस्था को। तो संजय जी, और इसके साथ यूपीए गवर्नमेंट के पीरियड से मोदी पुराण लेके बैठते हैं, बस पूरे हफ्ते भर तैयारी करते हैं कि मोदी जी को घर आना है। भाई मैं तो बताना था भाई, पनौती देखो ऐसा ना, 14 राजीव जी जोशी कम है, नेता ज्यादा है। नहीं, नेता नहीं है वो। मैंने आपको क्या कहा, इंटरप्रिटेशन। वही तो मैंने कहा, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, मुझे तो बताना है। आप देखिए कि देश में आम जनता विपक्ष इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट पर फर्जी केस लगाकर उन्हें जेल भेजकर ईडी, सीबीआई, आईटी सब उन्होंने कराया। देश में महंगाई ना कंट्रोल करके रिकॉर्ड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आदिवासी एरियाज में जम के जंगल काटे जा रहे हैं और नक्सलाइट के नाम पर उनको एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये दर्शकों आपने देखा है। अगले प्रोग्राम में फिर और कुछ मोदी जी के बारे में जरूर और खुलासा करने जा रहा हूं। तो ये ऐसा नेता है और आप उसको, तो आपको तो दंड मिलना स्वाभाविक है। आप भारतीय, ये शनिदेव का हमारा 16 तारीख को जन्मदिन था, तो ये राइटअप में शेयर करता हूं, उसके साथ प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। भारतीय शास्त्रों, सनातन धर्म के अनुसार श्री शनिदेव का परिचय पुराणों, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, मार्कंडे पुराण आदि के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या, जिसको बड़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, इनके पिता सूर्य हुआ था। इनके पिता सूर्य और माता छाया है। सूर्य भगवान की जो प्रथम पत्नी थी वो संज्ञा थी। संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती, तो उन्होंने अपनी छाया क्रिएट की, और वो स्वयं जो है तपस्या करने चली गई। तो भगवान सूर्य की छाया से पैदा जो हुए हैं, और संज्ञा जी विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा भगवान सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी की रचना की। उसे सूर्य देव की सेवा के लिए छोड़कर स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया ने सूर्य से विवाह किया। गर्भावस्था में छाया की तपस्या, सूर्य के तेज के प्रभाव से शनिदेव का रंग काला हो गया। यमराज और यमुना, संजय जी खतरनाक है। यमराज और यमुना इन्हीं के भाई बहन है। यमराज का डायरेक्ट रिश्ता है शनिदेव से, इसलिए याद रखिएगा, शनिदेव का आशीर्वाद क्यों चाहिए। भाई बहन है। शनिदेव के शनि ग्रह के अधिपति हैं। जो शनि ग्रह है वो उसके स्वामी शनिदेव हैं। वे कर्म, न्याय, काल, अनुशासन, सभी कर्मों के फल, डीप कंसंट्रेशन, संतुलन, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स खासतौर से राजनीति, जनता के प्रेम, सेवा, चैरिटी, नेम एंड फेम, लॉन्ग लास्टिंग नेम एंड फेम शनि के आशीर्वाद से मिलता है। दीर्घायु, सफरिंग, डिले, हार्ड वर्क, लेबर क्लास और कंटेंटमेंट, संतोष भी शनिदेव के आशीर्वाद से मिलता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका व्यक्तित्व का मूल परिवर्तन शनिदेव के आशीर्वाद से होगा। आप देख नहीं रहे कि इंजीनियर को, आप देख रहे हो एक इंजीनियर जो है आपके साथ ज्योतिषी बनके और आध्यात्मिक बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि शनिदेव की दशा चल रही है मेरी, इसलिए। आदि गुणों को प्रदान करने वाले हैं शनिदेव। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। बुध और शुक्र इनके ग्रेट फ्रेंड हैं, और जुपिटर न्यूट्रल है। शनि और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन से फिलॉसफी का ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक राशि होती है 30 डिग्री की, ये 2.5 वर्ष में पूरा करते हैं, जिसको ढैया कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड की 12 राशियों का ये 30 वर्षों में, 30 ईयर में एक राउंड पूरा करते हैं। शनि की महादशा 19 ईयर्स की होती है। जब मून की पोजीशन
लोगों को एक आप भी सीख जाइए थोड़ा सा, साढ़े साथी को, वो डरेंगे नहीं। जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है वहां से 12वें घर में, पीछे वाले घर से जब शनि आता है, तो शनि एक कुंडली में, एक हाउस में 2.5 साल रहता है संजय जी। तो 2.5 साल वहां पर पीछे वाले घर में रहेगा, फिर लगन में जहां चंद्रमा वहां आएगा 2.5 साल 5, और अगले सेकंड हाउस तक जाएगा तो 2.5, तो 2.5 7.5 साल हो गए, इसलिए साढ़े साथी कहा गया है। 7.5 ईयर को साढ़े साथी हिंदी में कहते हैं, इसलिए इसे साढ़े साथी कहा गया। इस साढ़े साथी में मनुष्य के मानसिक व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन आता है, और वो चैलेंजेस, स्ट्रगल्स के जरिए परमात्मा की शक्ति को पहचान पाता है। ये पीरियड लाइफ के एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। शनि की साढ़े साथी में आपको झकझोरने वाली घटना घटती हैं। जो षष्ठी पूर्ति करिए ना, कहते हैं 60 साल का बुढ़ा, क्योंकि आपको पता है 60 साल में शनि का दूसरा गोचर आ जाता है, दूसरी साढ़े साथी आ जाती है, इसलिए मैच्योरिटी आती है। और ऐसा मान्यता है कि पहले साढ़े साथी में दादा दादी, दूसरे साढ़े साथी में माता पिता, और तीसरे साढ़े साथी में अगर भाग्यशाली हैं, दीर्घायु में, तो आपका टिकट कटने का नंबर है। ये शनि का ट्रांजिट बताया गया, मतलब आपकी विदाई का समय आ जाता है। तो ये शक्ति को पहचान पाता है। ये पीरियड लाइफ के एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। शनि देव के आशीर्वाद, मैरिज लाइफ की स्टेबिलिटी, संतान, बिजनेस और सर्विस में भी स्टेबिलिटी आती है। शनि देव लंबे समय तक राजयोग का आशीर्वाद भी देते हैं। इसके साथ चलते चलते ये मंत्र जरूर शेयर करिएगा। मैं आप बोलता नहीं हूं, अपने आप दर्शक शेयर करें। 2 मंत्र जरूर करने चाहिए शनिदेव को आशीर्वाद के लिए। एक तो वैदिक मंत्र है, नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मातन संभूतम तम नमामि शनिश्रम। और एक मुझे बहुत पसंद का मंत्र है, शनि गायत्री मंत्र, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि देव की बात हमने की है, तो हमारे मुस्लिम मित्रों से, जो मेरे मुस्लिम फैन हैं, उन्होंने अक्सर संजय जी मुझे बताया है कि हमें हिंदू धर्म के 2 भगवानों से बहुत डर लगता है, एक शनि देव से, एक हनुमान जी से। तो उनकी भी आस्था जबरदस्त है शनि देव में और हनुमान जी में। तो बस हनुमान जी की 4 लाइनें बोल के समाप्त करूंगा, वो हमारा प्रोग्राम का टाइम वही हो जाता है। आपको पता है इन हनुमान जी को मोदी जी ने पतंग में उड़ाया था, अब इसीलिए इकोनॉमी भारत की पतंग में उड़ाई जा रही है। अब लो मोदी जी संभाल ले अपनी इकोनॉमी। तुमने हनुमान जी का मजाक उड़ाया, तो उन हनुमान जी के बारे में भगवान राम क्या कहते हैं, किसी और की बात नहीं। कभी हनुमान जी के बारे में इतना किसी ने कहा होगा? स्वयं भगवान राम ने जो वाल्मीकि रामायण में कहा, उसको आज मैं कोट करते हुए बताता हूं। भगवान श्री राम द्वारा श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अनुसार, संजय ध्यान से सुनिएगा, इतना आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तर कांड में भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से वार्ता करते हुए कहा, महर्षि इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण बहुत बलशाली थे। मतलब बाली और रावण बहुत बलशाली थे। तो राम जी क्या कहते हैं, परंतु मेरे विचार से इन दोनों का बल भी श्री हनुमान जी के बल, शक्ति और सामर्थ्य की बराबरी नहीं कर सकता। मतलब हनुमान जी को उन्होंने बताया कि बाली और रावण से भी बहुत शक्तिशाली हैं हनुमान जी। भगवान कहते हैं कि युद्ध में श्री हनुमान जी के जो पराक्रम मैंने देखे हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म ना तो काल के, ना इंद्र के, ना भगवान विष्णु के, ना वरुण के सुने गए हैं। मुनिवर मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से, देखो भगवान कितनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं मुनि से, ऋषि से, मुनिवर मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र, अन्य बंधुजनों को प्राप्त किया है हनुमान जी के सहयोग से। भगवान जी कितना थैंक्स दे रहे हैं। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि निसंदेह श्री राम, आप जो श्री हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं वह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि, गति और नीति ज्ञान में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, पॉलिसी होती है ना, नीति। तो आप सोचिए हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आपका पॉलिसी मेकिंग में आपका एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगस्त्य ऋषि कहते हैं इनमें पराक्रम, उत्साह, प्रताप, सुशीलता, विनम्रता, मधुरता, गंभीरता, चतुरता, धैर्य आदि सभी दैवीय गुण हैं। इसीलिए हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। देखो तुलसीदास जी की एक लाइन सुन, एक लाइन सुन लीजिए, देखिए तुलसीदास जी क्या कह गए हैं, वो हम सबको उस पर गौर करना चाहिए। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। इसी हनुमान चालीसा के 84। इसका मतलब ये है, तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी से कि मैं भगवान नारायण का भक्त हूं, आप कृपया करके मेरे हृदय में डेरा, डेरा अवधि भाषा में कहते हैं बसना, डेरा डाल के रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। ये तो राजीव जी पूरी बातचीत आपने सुनी और आपको मजा आया होगा। अंत में मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा, ये मेरा अधिकार है आपसे कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फिर मैं कहूंगा ये लेफ्ट में जस्ट संजय का लोगो है, ब्लॉगिंग करता हूं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यूट्यूब पे जाइए, जस्ट चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए चैनल आपको कैसा लगा।